अडानी द पोर्ट किंग इस समय सुर्खियों में है। उन्होंने अपनी कंपनी का जो विजिंगम का काम है, वो विजिंगम पोर्ट का जो काम है, उसकी 49% हिस्सेदारी $1.4 बिलियन में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी एमएससी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पोर्ट संचालन करने की कंपनी है, कार्गो संचालित करने की कंपनी है, उसको बेच दिया है। यह खबर जैसे ही बाहर आती है, राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। केरल सरकार बाहर आती है, कहती है कि बिना हमसे पूछे अडानी अपना हिस्सा नहीं बेच सकते। चर्चा निकल कर आती है कि पूछा शायद केंद्र सरकार से भी नहीं गया है। ऐसे में अडानी क्या अब सरकारों से ऊपर हो गए हैं? बड़ा सवाल बनकर निकला है। आज के इस सत्र में विजिंगम पोर्ट जब से शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक जब जब विवादों में रहा, उसकी तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसकी काबिलियत की चर्चा भी करेंगे कि देश के लिए ये स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो अब तक पहली बार शायद भारत फेस कर रहा है, देख रहा है। तमाम सरकारी प्रयास रहे हैं, सरकार की हिस्सेदारियां रही हैं, तब जाकर ये पोर्ट आज आपके सामने है, लेकिन इसके मायने भी आज हम समझेंगे। विषय को समझें तो फिलहाल इतना है कि एमएससी नाम की जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसकी एक सहायक कंपनी है टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। उसने अडानी के विजिंगम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का जो कारोबार है, उसका 49% हिस्सेदारी $1.4 अरब यानी कि करीब $13,000 में परचेज कर लिया है। यह खबर जब शेयर बाजार में आई, स्टॉक जो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर प्राइसेस हैं, APSEZ, उनके शेयर प्राइसेस आसमान छूने लगे। अडानी ग्रुप जो ऑलरेडी इसका अनाउंसमेंट कर चुका था अभी ताजा ताजा 2 दिन पहले ही, कि हमने 49% हिस्सेदारी अपनी इस कंपनी यानी TIL को, जो MSC की सब्सिडियरी है, उसे बेची है, यह खबर थी। विजिंगम पोर्ट जब से ऑपरेशनल हुआ है, तब से अब तक 20 लाख TEU का मतलब हुआ 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, वो अब तक हैंडल कर चुका है। और आने वाले टाइम में वो और भी, जैसे बांग्लादेश के भी या आसियान कंट्रीज के भी, श्रीलंका के भी बहुत सारे ऐसे सामान को अपने यहां पर हैंडल करेगा। अब इसकी पूरी कहानी को हम डिटेल में आगे चल के समझेंगे। फिलहाल के लिए इसकी लोकेशन देखिए जहां की बात हो रही है, फिर विवाद की तरफ चलेंगे। भारत के दक्षिण में तिरुवनंतपुरम, केरल के पास, यहां पर तिरुवनंतपुरम के पास ही एक पोर्ट है, विजिंगम पोर्ट। असल में क्या है ना, भारत के पास एक भी ऐसा पोर्ट नहीं है जहां पर बड़े जहाज तट तक आ सकें। 7400 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा रेखा के बावजूद भी हमारे समुद्र से चलकर जहाज तट तक नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? इस मैप को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके नीचे, पानी के नीचे भी आपको हल्की जमीन दिखाई दे रही है। होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े जब जहाज होते हैं, वो जब तट के नजदीक आने के लिए होते हैं तो वो नीचे से अड़ जाते हैं। पानी इतना गहरा नहीं होता, तट पर पहुंचते रहे वो टच हो जाते हैं, डीप पोर्ट नहीं होते, तो जहाज अंदर तक नहीं आ पाते। इस वजह से हम दुबई में या फिर यहाँ पे सिंगापुर में ऐसी जगहों पर अपना सामान उतारते हैं, फिर छोटे जहाजों से लेकर अपने सामान को इंडिया के पोर्ट्स पर पहुंचते हैं। अडानी ऑलरेडी 15 पोर्ट रन करते हैं, लेकिन उनके पास एक भी डीप वाटर पोर्ट नहीं था। भारत के अंदर डीप वाटर पोर्ट की काबिलियत इस विजिंगम पोर्ट में थी। केरल सरकार ये बहुत पहले से जानती थी। 90s के दशक से वो यहां पर प्रस्ताव लेकर बैठी है कि भैया यहां पर डीप वाटर पोर्ट बन भी सकता है, और ये उस जगह स्थित है, जगह जहां से आसानी से आप ट्रेड रूट को एड्रेस कर सकते हैं, स्वेज कैनाल से मलक्का स्ट्रेट तक के रास्ते को एड्रेस कर सकते हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन तमाम देशों को डीप वाटर पोर्ट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे पास नहीं था, तो यहां पर विजिंगम वो पोर्ट बनकर आया जो डीप वाटर पोर्ट था, जहां पर बड़े जहाजों को लाकर पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि जैसे ही ऑपरेशनल हुआ, मात्र 18 महीने के अंदर 20 लाख TEU माल उतारने में इसने काबिलियत प्राप्त कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें निकल कर आई। एनीवे, इसमें आगे चलें इससे पहले एक जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन मास्टरी, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। वो कोर्स लाइव हो चुका है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। साल भर की वैधता के साथ कोर्स उपलब्ध है। शुरुआती कुछ दिनों के लिए ऑफर अंकित 33% वैलिड है। आप जाकर उसे एनरोल करिए और जाकर कोर्स के अंदर पूरी 1 साल की वैधता के साथ वो सारी चीजें सीखिए जो आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर 4 चांद लगा सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, बात यह है कि स्विट्जरलैंड की कंपनी जो MSC है, उसको इन्होंने इसी विजिंगम पोर्ट का, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब अडानी को यह मिला कैसे, कहानी क्या है? तो अडानी के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, अडानी जो है ना, वो बहुत सारे काम, अब तो जब से कांग्रेस ने ही इनका इतना विज्ञापन कर दिया है कि साहब अडानी मोदी जी के बिल्कुल बिजनेस यूनिट का नाम है, तो ऐसे ही मानते हुए समझ लेते हैं कि इनके पास में हवाई अड्डे, सीमेंट, डेटा सेंटर, ट्रांसशिपमेंट, तमाम जो भी स्ट्रक्चरल काम होते हैं वो इनके पास हैं। उनके सबसे बड़े कामों में से पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स का काम है।
अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स जो है इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से, जहां पर इन्होंने मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर काम करना शुरू किया था और वहां से ये भारत की सबसे बड़ी निजी पोर्ट डेवलपर कंपनी बनकर आई थी। आज जिसे आप एपसेज के नाम से जानते हैं, APSEZ, ये कंपनी आज माल को समुद्र से लेकर के गेट तक पहुंचाने का सारा काम कर रही है। यानी कि जहाज भी हैं इसके पास, तो ट्रक भी हैं इसके पास, तो पोर्ट भी है इसके पास, तो रेलवे के कंटेनर्स भी हैं। इन सब के थ्रू ये शोर टू डोर तक माल पहुंचाने का काम कर रही है। यानी कि ये लिस्ट है पूरे काम की जो ये काम करती है। मतलब अडानी के कारोबार में 15 बंदरगाह, टर्मिनल, 136 जहाज, 25,000 से अधिक ट्रक, 21 लाख वर्ग फुट से अधिक वेयर हाउस, 12 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, सब अब अडानी के पास में। और इतना ही नहीं, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इजराइल, तंजानिया, यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों का ये संचालन कर रहे हैं। अगर मैप पर देखें तो आपको मैप के पूरे किनारों पर अब आपको अडानी पोर्ट्स दिखाई पड़ जाएंगे, जो कि पूरे देश में 653 मिलियन टन प्रति वर्ष कार्गो हैंडलिंग कर रहे हैं। 2030 तक इन्हें 100 करोड़ टन कार्गो हैंडल करना है, यह इनका लक्ष्य है। जहां तक बात हो वर्ल्ड की, तो टॉप 5% कंपनियों में अब एपसेज का नाम आता है। यानी कि ये इतने प्रमुख बंदरगाहों में अपनी जगह ले चुका है। उसी के कामों में से एक है विजिंगम पोर्ट, जो कि केरल में स्थित है। ये केरल में जो स्थित विजिंगम पोर्ट है, ये डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो अपने आप में ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के करीब होने के कारण बहुत मायने रखता है। आप इसकी लोकेशन से अब तक इस बात को समझ चुके होंगे। इसकी शुरुआत के प्रयास बहुत बार हुए। 1991 से शुरुआत हुई थी कि इस पोर्ट के नाम पे कुछ करें। सरकारों ने 1996 से 2006 के बीच भी कोशिशें की, लेकिन 2015 में जब अडानी की एंट्री यहां पर होती है, तो केरल सरकार और अडानी के बीच में यहां पर एक कंसेशन एग्रीमेंट होता है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विकसित करने की बात की जाती है। तय होता है कि अडानी समूह इसे 40 साल तक चलाएगा और जरूरत पड़ी तो आगे 20 साल के लिए और इसकी डिमांड करेगा। इसको बकायदा कैबिनेट ने केंद्र से अप्रूव किया और केरल सरकार ने अप्रूव किया, और इस तरह से 2015 के अंदर एक पैक्ट साइन होता है कि विजिंगम पोर्ट को बनाने में अडानी 7,500 करोड़ का निवेश करेंगे। 2015 से निर्माण शुरू होता है। पहला चरण 2019 तक पूरा हो जाएगा, ये सोचा जाता है, लेकिन वो हो नहीं पाया। काफी सारे प्रोटेस्ट रहे, काफी सारे लोकल रिएक्शंस रही, तमाम चीजें रही। ये प्रोटेस्ट के दौरान की हेडलाइंस हैं। उस सब के बावजूद भी 2024 में ये काम बनकर तैयार हुआ। सैन फर्नांडो नाम का पहला जहाज 2024 में यहां पर आकर पहुंचता है और यहीं से व्यावसायिक संचालन इनका शुरू हो जाता है। 2024 में जब पहली बार ट्रायल एंड टेस्टिंग हो जाती है, तो 2025 में इसे देश को समर्पित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी, पिनराई विजयन, ये सब आपको मंच पर दिखाई पड़ते हैं। बकायदा ये बड़ी न्यूज बनती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको अडानी एक मंच पर लाने में कामयाब हो गए, क्योंकि ये लेफ्ट की राजनीति करने वाले हैं, राइट की राजनीति करने वाले हैं। अडानी इन दोनों को साथ लेकर आ गए। कुल मिलाकर के विजिंगम पोर्ट चालू हो जाता है। 2 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री इसको पूरी तरह से समर्पित करते हुए कि साहब इतनी लागत 8,800 की लागत से बनाए। हमने इसके ऊपर उस समय सेशन भी किया था, संभवतः आप लोगों ने इसे उस समय याद रखा हो। अब सवाल यह कि खास क्यों है, क्योंकि अल्ट्रा लार्ज कार्गो जो है ना, कंटेनर वेसल्स, वो यहां पर आ सकते हैं, इसीलिए यह खास है। इसी वजह से इसे और बड़ा करने की जरूरत फील हो रही है, क्योंकि भारत की जरूरतों को अगर अल्ट्रा लार्ज कंटेनर से पूरा करना है तो यहां से किया जा सकता है। इसके अंदर फेज वाइज डेवलपमेंट करना प्रस्तावित हुआ। फेज 1 के अंदर 10 लाख TEU की मंजूरी थी, मतलब काम होना था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसे बहुत सारे फेजेस में अपने काम को बढ़ाते हुए 5.7 मिलियन TEU यानी कि टन इक्विवेलेंट यूनिट जो है ये अपने माल को उतार पाएगा, ये इसको परमिशन दी गई। माने कि धीरे धीरे ये काम करते हुए बड़ा काम हो जाएगा। फिर बवाल क्या हुआ? बवाल ये हुआ कि इन्होंने ये संचालन पिछले साल 2025 में शुरू किया। इस साल हेडलाइन बनती है कि इन्होंने 49% शेयर इस वाले विजिंगम पोर्ट के एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है MSC, उसकी एक पार्टनरशिप ब्रांच है, मतलब उसकी एक सब्सिडियरी है टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसको बेच दिया। यह खबर जब बाहर आती है कि 13,220 करोड़ रुपए में इन्होंने यह काम कर दिया, तो अडानी ने इसे ऐसे दिखाया कि हम पहली बार इतना बड़ा विदेशी निवेश पोर्ट पर लेकर आ गए हैं। टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी का, जो कि MSC की कंपनी है। MSC नाम की जो कंपनी है स्विट्जरलैंड की, जो दुनिया भर के कंटेनर्स को संचालित कर रही है बड़ी संख्या में, उसका ये कंपनी है। तो सवाल बना कि साहब आप इसको कर कैसे गए, किससे पूछ के कर लिया? बोले क्यों? बोले शुरुआत में कहा था ना कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है।
इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार का भी तो हिस्सा है। सरकार से बिना पूछे आपने ये हिस्सेदारी बेच कैसे दी? इस बात पर सरकार खफा हो गई। केरल सरकार के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने राज्यसभा में मतलब विधानसभा के अंदर ये बात रखते हुए कहा कि हमको ना तो इसकी जानकारी दी गई और ना ही मंजूरी मांगी गई। अगर 2015 का कंसेशन एग्रीमेंट भी उठाकर देख लिया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर 25% या उससे अधिक हिस्सेदारी किसी नए निवेशक को अगर दी जाएगी तो केरल सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। लेकिन आप 49% हिस्सेदारी इसकी बेच देते हो। किससे पूछ के बेचते हो? यह बात इन्होंने मुख्यमंत्री ने विधानसभा से कही। और इंटरेस्टिंगली पिनराई विजयन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो अपोजिशन में लीडर हैं इस समय, उन्होंने भी यही बात उठाई कि साहब ये तो गलत है। और गलत यह भी है कि विजिंगम पोर्ट पर अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी साथ में अडानी के आ गई फिर तो मोनोपोली हो जाएगी। तो यह तो किसी भी तरीके से ठीक बात नहीं है। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष कुल मिलाकर के खिलाफ हो गए। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर जी ने भी यही बात उठाई। कुल मिलाकर बात यह निकलकर आई कि केरलम के अंदर सरकार को साथ नहीं लिया गया 49% हिस्सेदारी बेचने के। तो फिर क्या दिक्कत है साहब? देखो क्या है, असल में केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार ने 2016 से लेकर 2026 में इस परियोजना में खुद ने भी 3000 करोड़ रुपए लगाए और केंद्र सरकार ने 817 करोड़ इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पर दिए। अडानी अभी तक इस पर 4089 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केरल सरकार जमीन अधिग्रहण से लेकर के लॉजिस्टिक पार्क डेवलपमेंट इन सब में मदद कर रही है। ऐसे में उनसे बिना पूछे ये काम करना ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बना। अब सवाल है कि अडानी क्या सोचते हैं साहब इस बारे में, उनका क्या कहना है? तो अडानी समूह का यह कहना है कि हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेची है, जगह नहीं बेची है। हमने अपना कारोबार का एक हिस्सा बेचा है, जिस कारोबार को आगे जाकर के वो लोग फैसिलिटेट करेंगे। हमने हिस्सेदारी बेची और ये कंपनी हमारे साथ और जगह ऑलरेडी जुड़ी हुई है। मतलब इस कंपनी के साथ ऑलरेडी अडानी 2000 मतलब पहले से ही जो इनका एन्नौर पोर्ट है उसके ऊपर भी काम इस कंपनी के साथ अडानी समूह करता आया है। मतलब एक प्रकार से इस कंपनी के केस में अडानी का मानना यह है कि हमने जिस कंपनी को अपना हिस्सा बेचा है वो ऑलरेडी हमारे साथ अडानी विजिंगम पोर्ट पर काम करने से पहले भी जो एन्नौर पोर्ट है उस पर भी हमारे साथ काम कर रही है। यानी कि इस कंपनी को पहली बार हम लोग हिस्सा नहीं बेच रहे, एन्नौर कंटेनर टर्मिनल भी ये कंपनी हमारे साथ मिलकर चलाती है। इसका मतलब हमारे साथ इनका वाणिज्यिक संचालन पहले से ही है और ऐसे में अगर हम उनको इस काम में भी साथ लेकर आते हैं तो हमारा काम और तेजी से बढ़ेगा। सवाल बना कि साहब आपने पूछा क्यों नहीं? इस पर जवाब यह निकल कर आया है कि अडानी विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को औपचारिक प्रस्ताव भेजेंगे, फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल में इस बात को रखा जाएगा। केरल के चीफ सेक्रेटरी के सामने इस बात की परमिशन मांगने के लिए ये जाएंगे। वहां से परमिशन मिल जाएगी तो कानूनी रूप से इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी है। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब केरल में सत्ता में आई है, उससे पहले जो काम कर गए थे वो पिनराई विजयन थे, तो फिर वो यहां पर राजनीति जो है दलों की